बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तेलंगाना की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाटर के आयनिक प्रोडक्ट से क्या मुराद है और हम इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आयोनाइजेशन है, सेल्फ आयोनाइजेशन, वो बहुत ही महदूद हद तक होती है और वाटर अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल है और ये उस फॉर्म को छोड़कर आयनिक फॉर्म में नहीं जाता। लेकिन जब वाटर में किसी एसिड या बेस के चंद ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो फिर एसिड या बेस की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ हद तक आयोनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। अब वो जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन्स हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को बाद में देखेंगे जब हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे। तो पहले हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे और इस मकसद के लिए दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत कम हद तक आयोनाइज होता है और वो भी तब जब इसमें किसी एसिड या बेस के चंद ड्रॉप्स डाले जाते हैं। अब जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो इसकी आयोनाइजेशन को हम इक्वेशन की शक्ल में यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2H2O रिवर्सिबल गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी वाटर के दो मॉलिक्यूल आपस में आयोनाइज होते हैं। इसको ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं और इसके नतीजे में एक H3O पॉजिटिव आयन बनता है। इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सल आयन। तो आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है ये आगे फर्दर स्प्लिट हो जाता है। ये टूट जाता है और इसकी जो स्प्लिटिंग है उससे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसकी स्प्लिटिंग को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन टूट जाता है, उसके टूटने से एक हाइड्रोजन आयन और एक वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। अब अगर हम इन दो स्टेप्स को जमा कर दें, एडिंग टू स्टेप्स, लेफ़्ट साइड्स को आपस में जमा करें, राइट साइड्स को आपस में, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे आएगा 2H2O प्लस H3O पॉजिटिव, 2H2O प्लस H3O पॉजिटिव, ये आएगा। और राइट पे क्या आएगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H2O।
दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड्स को आपस में ऐड कर दिया और जो राइट साइड्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर दिया। अब जो चीज़ दोनों तरफ है उसे कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ H2O है, लेफ़्ट पे 2H2O, राइट पे 1H2O, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट पे 1 रह जाएगा। H3O पॉजिटिव भी दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो H3O पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, ये ख़त्म हो गया। H2O एक कैंसिल हुआ, लेफ़्ट पे एक रह गया और राइट पे कोई भी नहीं रहा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखें। केसी फॉर दिस रिएक्शन इज, केसी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को नॉमिनेटर में लेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आएगी। तो इनका जो बट्टा है बट्टे में लिख दें कंसंट्रेशन ऑफ H2O, लेफ्ट पे H2O था तो उसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में। ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। लेफ्ट पे लिखने केसी इज इक्वल टू, अब अगर हम इसके लिए केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करें तो वो कुछ इस तरह की आती है। केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए ये है 1.8 10 की पावर -16। अब अगर हम ये करें कि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको दूसरी तरफ लिख दें लेफ्ट साइड पे, यानी हम इसको रीअरेंज कर लें तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो बटा फिर ख़त्म कर दें, ये आ गया। और न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कहा इसकी है 1.6 1.8 10 की पावर -16, ये बनी। अब टॉपिक के शुरू में मैंने कहा कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड या बेस की मौजूदगी में इसके थोड़े से मॉलिक्यूल इस तरह आयोनाइज होते हैं और बाकी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है ये उन मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रही है जो अपनी ओरिजिनल हालत में बरकरार रहेंगे, जो आयोनाइज नहीं होंगे, और राइट साइड दिखा रही है कि जब कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो जो आयन बनेंगे वो कौन से होंगे। और केसी का ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो नॉमिनेटर वाली टर्म है ये आयंस की कंसंट्रेशंस, आयंस के नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रही हैं, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये जो मॉलिक्यूल ओरिजिनल हालत में रहेंगे उनके नंबर ऑफ मोल को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है इसके थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये वाली, इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ये उन मॉलिक्यूल की तादाद है जो आयोनाइज नहीं हो रहे, तो क्योंकि थोड़े से आयोनाइज हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे, ज़्यादा इसी हालत में रहेंगे, तो इसकी वैल्यू में कोई इतनी तब्दीली नहीं आएगी जब ये वाला रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है। तो हम लिखेंगे सिंस H2O इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट so its concentration remains almost constant, that is a constant quantity। हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। तो फिर हम ये करते हैं
फिर क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे KC है, KC की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ में हम इसकी वैल्यू लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है वो देखें। इसकी वैल्यू ये आती है 55.55 मोल पर लीटर। अब ये वैल्यू कैसे आएगी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर का जो 1 लीटर है वो तकरीबन 1 किलो के इक्वल है, 1 kg की इक्वल यानी 1000 ग्राम। अब वाटर का मोलर मैस 18 होता है, तो 1000 को 18 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आएगा 55.55। तो 1 लीटर वाटर या 1 kg वाटर में वाटर के मोल की तादाद 55.55 है, तो ये फिर इसकी मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो इसलिए हमने इसकी ये वैल्यू लिखी। तो अब जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो होगा वो एक नया कांस्टेंट होगा। तो हम फिर इसमें इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इनका जो आंसर आएगा वो कोई नई वैल्यू का हम नाम रख देते हैं KW और इसका आंसर क्या आएगा। ये तो KC की वैल्यू है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर आप लें वो 55.5, इसको अगले स्टेप में हल कर लेते हैं और जो आंसर आता है वो लिख देते हैं। तो इसका आंसर आएगा हल करने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। इसमें ये जो KW है ये एक कांस्टेंट है और ये कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 इंटू 10⁻⁻14 है और ये वैल्यू किस टेम्परेचर पर है, ये 25 सेंटीग्रेड पर है। उसकी वजह ये है कि ऊपर जो KC की वैल्यू थी वो वैल्यू 25 सेंटीग्रेड पर थी, उधर हम मेंशन कर देते हैं एट 25 सेंटीग्रेड। इसलिए KW की ये जो वैल्यू आएगी ये भी 25 सेंटीग्रेड पर आएगी। आगे चलकर इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो KW की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ये आयनिक प्रोडक्ट है क्या, इसकी हम डेफिनीशन दूसरी तरफ देखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। इस कांस्टेंट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसे हम इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी 25 सेंटीग्रेड पर वैल्यू ये आती है 1 इंटू 10⁻⁻14। अब हम यहाँ से मुख्तलिफ कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे, मुख्तलिफ नताइज अखज़ करेंगे। तो उसमें से एक है कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशंस इक्वल होती हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट वही रहता है 10⁻⁻14। तो होता यह है कि एक की वैल्यू बढ़ जाती है और एक की घट जाती है। और इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की ज़्यादा होती है। यह अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके बाद फिर हम आते हैं pH और pOH के कंसेप्ट की तरफ। अभी तक तो हमने बात की है वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की। उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, किसी भी वाटर के सैंपल के अंदर हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद होते हैं। तो उनकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं 1 लीटर के अंदर उन्हें कंसंट्रेशंस कहा जाता है। और हमने देखा कि प्योर वाटर में
उनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बड़ी होती है, बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू बड़ी होती है। इसी तरह और जितने सोल्यूशन होते हैं, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन, उसके अंदर ये आयन्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्सिल आयन भी। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आमतौर पर 10 की नेगेटिव पावर्स में होती हैं। तो मुख्तलिफ सोल्यूशंस के लिए अगर हमने इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं और इनको कंपेयर करना और इनको एक्सप्रेस करना और इनकी बात करना इतना कन्वीनियंट नहीं है, थोड़ा एक मुश्किल काम है इस तरह इन वैल्यूज़ को याद करना या इनको बोलना वगैरह। तो फिर इसमें एक नया कंसेप्ट मुतारिफ़ कराया गया था कि ताकि इन वैल्यूज़ को आसान बनाया जा सके, कंपैरिजन के लिए ये आसान हो जाए। उस स्केल को, वो जो स्केल मुतारिफ़ कराया गया था, उस स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का कंसेप्ट ये है कि हम ये जो आयंस की कंसंट्रेशंस होती हैं इनका अगर लॉगरिथम ले लें, लॉगरिथम मालूम कर लें और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स में चेंज हो जाएंगे, सिंपल पॉजिटिव नंबर्स में चेंज हो जाएंगे। उन सिंपल नंबर्स को याद रखना आसान होगा, तो फिर हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के लिए उनको याद रख सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है पीएच स्केल का। तो अब पीएच क्या है? पीएच से मुराद है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जितनी कंसंट्रेशन में मौजूद हैं उस वैल्यू का अगर हम लॉगरिथम मालूम करें, जो आंसर आए उसे -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो पीएच कहलाएगा। मसलन अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 हो, हम उसका लॉग लेकर -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 5 है। इसी तरह फिर एक और टर्म होती है पीओएच। पीओएच क्या है? पीओएच इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन का हम लॉग लें और फिर उसे -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये पीओएच कहलाते हैं। पीओएच बराबर आएगा -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। फिर एक और टर्म आ जाएगी पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू क्या होगा? अभी हमने केडब्ल्यू को इंट्रोड्यूस कराया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम केडब्ल्यू का भी नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो जो नई वैल्यू आएगी वो पीकेडब्ल्यू कहलाएगी। हमने केडब्ल्यू की वैल्यू पढ़ी है 10 की पावर -14। अगर हम उसका नेगेटिव लॉगरिथम लें तो आंसर आएगा 14, तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होगी 14। अब फिर इसमें हम बात करेंगे एक और छोटे से टॉपिक की, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। तो इस रिलेशनशिप को हम डिराइव करेंगे दूसरी तरफ। रिलेशनशिप बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। तो हमारे पास है ये KW is equal to concentration of OH ion multiplied by concentration of hydrogen ion is equal to 1 into 10 raised to power -14। नेगेटिव लॉगरिथम ले ली, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम, तो -log ऑफ KW is equal to -log ऑफ मैं उसी इक्वेशन के अंदर लिखने लगा हूँ -log ऑफ KW is equal to -log of concentration of hydrogen ion into concentration of OH ion।
इनको मैंने फिर एक ब्रैकेट में लिख दिया और फिर इज इक्वल टू इसका नेगेटिव लॉग 1 इंटू 10 की पावर -14 का, इसे भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब KW का नेगेटिव लॉग हमने अभी डेफिनेशन बताई कि इसको PKW कहते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा PKW। सॉरी, यहाँ नेगेटिव लॉग भी है, पिछली इक्वेशन को दुरुस्त कर लें। ये दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो लॉग होते हैं वो अलग-अलग होकर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इधर भी यही होगा, 1 का लॉग अलहदा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस 10 की पावर -14 का लॉग अलहदा हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ n की पावर -14। तो ये फिर आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इसे POH कहते हैं। आगे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमने पढ़ा है कि इसे PH कहते हैं। तो ये आ गया, 1 का लॉग 0 होता है। आगे जब किसी नंबर का लॉग लिया जाता है तो पावर शुरू में आ जाती है और नंबर के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा -2 दफ़ा है तो +14, और 10 का लॉग 1 होता है, 14 इंटू 1 14 हो जाएगा, और 0 + 1 0 + 14 14। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि hence PKW is equal to PH plus POH is equal to 14 at 25 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि 25 सेंटीग्रेड पर जो PKW है वो PH और POH के सम की इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 14 के इक्वल होती है। तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि KW जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, और अब हमने इसमें पढ़ा कि जो PKW है वो PH और POH का सम है। यानी किसी सॉल्यूशन में PH और POH की वैल्यूज़ का जो सम होगा, मजमुआ होगा, वो हमेशा 14 की इक्वल होगा। इनके सम को हम PKW कहेंगे, ये PKW की इक्वल होता है, और वैल्यू हमेशा इसकी 14 होगी जब टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें किसी सॉल्यूशन के लिए दो में से एक की वैल्यू मालूम हो तो दूसरी वैल्यू को हम सिंपल सब्ट्रैक्शन के ज़रिए मालूम कर देते हैं। जो वैल्यू मालूम होती है उसे 14 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है। तो ये रिलेशन फिर न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आता है। तो अब मज़ीद कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे। वो कंक्लूजन डिराइव करते हैं या फिलहाल इसको यहीं से देखें। प्योर वाटर में जो प्योर वाटर की जो pH है वो 7 होती है, और फिर ऑब्वियसली POH भी 7 होगी क्योंकि दोनों का सम 14 होता है। अगर सॉल्यूशन बेसिक यानी अल्कलाइन हो तो pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो तो pH की वैल्यू 7 से कम होगी। जब हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे तब हमने यूं कहा था कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी,
सोल्यूशन बेसिक हो तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अब पीएच और पीएच की दफ़ा रिलेशन उलट हो गया कि अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच 7 से लेस होगी, अब ग्रेटर नहीं। अब रिलेशन उलट हो जाएगा और सोल्यूशन अगर बेसिक होगा तो पीएच 7 से ग्रेटर होगी। तो अब हम इसमें ये पीएच की जब भी मैंने कहा कि वैल्यू 7 और 7 से ग्रेटर या स्मॉलर ये कैसे होती हैं उनको डिराइव करते हैं। पास ये है ये। अब अगर प्योर वाटर हो तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के। तो फिर हम इस ऊपर रिलेशन में क्या कर सकते हैं कि दोनों में से एक ही जगह दूसरे को लिख दें, क्योंकि जब दोनों इक्वल हैं तो एक ही जगह दूसरे को लिखा जा सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन की जगह ये लिख देता हूँ। इसको अब हम हटा देते हैं, ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इसका स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और 10 की पावर -14 का स्क्वायर रूट 10 की पावर -7। पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो -14 पावर और फिर 1/2 पावर, तो ये आपस में डिवाइड हुई तो आंसर -7 आया। इसका मतलब हुआ कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10 की पावर -7 होती है, क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इसकी इक्वल है प्योर वाटर में, तो उसके लिए भी वैल्यू फिर यही आ जाएगी। इसी तरह अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो तो फिर ये होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये ग्रेटर आएगा 10 की पावर -7 से। और इसी तरह जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो फिर OH की कंसंट्रेशन ग्रेटर आएगी 10 की पावर -7 से। अब ये चीज़ें भी आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दोनों 10 की पावर -7 होती हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज़्यादा होती है और OH की इससे कम होती है। और बेसिक सॉल्यूशन में उलट होता है। बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ग्रेटर होती है और हाइड्रोजन आयन की इससे कम होती है। पीएच और पीएच के बारे में ऊपर हम देख चुके हैं, यहाँ स्लाइड्स में हम देख चुके हैं। प्योर वाटर में पीएच और पीएच दोनों की वैल्यू 7 आएगी, या वैल्यू यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। 10 की पावर -7 का अगर नेगेटिव लॉग ले लें तो आंसर 7 आएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में फिर क्या होगा कि पीएच 7 से कम आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ग्रेटर होगी। लॉग लेंगे और जब माइनस भी साथ में होगा तो माइनस की वजह से उलट हो जाएगा, तो आंसर अब 7 से कम आएगा और बेसिक सॉल्यूशन की दफ़ा फिर आंसर 7 से ज़्यादा आएगा। तो ये हमने पीएच के लिए रिलेशन बताए हैं। अगर यही रिलेशन पीओएच के लिए बताने हो तो इन सब को आप उल्टा देंगे, ग्रेटर वाले को लेस कर देंगे, लेस वाले को ग्रेटर। हाँ, जो इक्वल है वो इक्वल ही रहेगा। तो इस टॉपिक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपने याद रखने हैं, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट्स आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें भी यूज़ होने हैं। तो उस लिहाज से इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह आप पढ़ें, हैंड्स आउट्स में से भी और जो बुक है वहाँ से भी।
ताकि आगे जो टॉपिक्स हैं उनको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीएच के हवाले से। इसमें अभी पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, तो उन्हें हम इस लेक्चर के बी पार्ट में शामिल करेंगे। अभी ये जो ए पार्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो आपको 2 फाइल्स कल आज के लेक्चर में मिलेंगी। जो पार्ट ए है उसमें ये थ्योरेटिकल टॉपिक था और पार्ट बी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।